नमस्कार दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 28 जनवरी को सबसे अहम खबर यह रही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से मायावती को लेकर जो सबसे बड़ी और लगातार चर्चा में रहने वाली खबर रही है वो है उनका अचानक फिर से संगठन पर फोकस करना। लंबे समय तक शांत रहने के बाद मायावती ने बीएसपी के जिला, मंडल और सेक्टर लेवल तक संगठन की समीक्षा शुरू करवाई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने साफ निर्देश दिए कि जो नेता जमीन पर काम नहीं कर रहे उन्हें हटाया जाए, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हों। यह खबर इसलिए बड़ी मानी गई क्योंकि इससे पहले बीएसपी में कई सालों तक संगठनात्मक गतिविधियां लगभग ठप मानी जा रही थीं। मायावती का खुद रिपोर्ट लेना, कैडर से सीधे फीडबैक मंगवाना और पुराने चेहरों पर सवाल उठाना इस बात का संकेत माना गया कि वो 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की यह रणनीति सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि पार्टी को दोबारा कैडर बेस्ड मूवमेंट बनाने की कोशिश है, जैसा बीएसपी अपने शुरुआती दौर में हुआ करती थी। यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे साफ हो गया कि मायावती राजनीति से पीछे हटने वाली नहीं है, जैसा कि विरोधी दल लगातार दावा करते रहे हैं। दूसरी बड़ी और पूरी तरह वास्तविक खबर मायावती के उस बयान से जुड़ी है जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को लेकर खुलकर अपनी लाइन साफ की। हाल ही में दिए गए अपने बयान में मायावती ने कहा कि दलित समाज को सिर्फ चुनाव के समय याद करने वाली पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी और एसपी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए ये पार्टियां बहुजन समाज के मुद्दों को सिर्फ भाषणों तक सीमित रखती हैं। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि लंबे समय बाद मायावती ने इतनी आक्रामक भाषा में अपनी विचारधारा को सामने रखा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि मायावती फिर से सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले पर लौट सकती हैं। खास बात यह रही कि इस बयान में उन्होंने किसी से गठबंधन की बात नहीं की बल्कि अपने दम पर राजनीति करने का संकेत दिया। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे बीएसपी का स्टैंड साफ हो गया कि पार्टी किसी भी बड़े दल की बी टीम बनने के मूड में नहीं है। तीसरी बड़ी खबर मायावती और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात से जुड़ी रही, जिसे राजनीतिक और सामाजिक दोनों नजरिए से काफी अहम माना गया। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी बल्कि इसके पीछे एक गहरा संदेश देखा गया। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता की यह मुलाकात बहुजन समाज के लिए प्रतीकात्मक रूप से बेहद मजबूत मानी गई। इस मुलाकात के बाद मायावती ने संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात ने मायावती की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को फिर से चर्चा में ला दिया। विरोधी दल भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बताएं, लेकिन बहुजन समाज के बीच इसका संदेश अलग ही गया। यह खबर इसलिए भी रियल और बड़ी है क्योंकि इससे यह साफ हुआ कि मायावती सिर्फ यूपी तक सीमित नेता नहीं है बल्कि उनका कद आज भी राष्ट्रीय राजनीति में बना हुआ है। चौथी बड़ी खबर बीएसपी की रणनीति को लेकर सामने आई, जिसमें पार्टी ने साफ किया कि आगामी चुनावों में टिकट वितरण में इस बार नया फार्मूला अपनाया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने यह तय किया है कि टिकट सिर्फ जातीय समीकरण देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार की सामाजिक पकड़, ईमानदारी और संगठन में योगदान के आधार पर दिया जाएगा। यह खबर इसलिए चौंकाने वाली रही क्योंकि बीएसपी पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि टिकट वितरण में पैसे और सिफारिश का बोलबाला रहता है। मायावती ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी अब ऐसे लोगों को आगे लाएगी जो सच में बहुजन समाज की आवाज बन सकें। इस फैसले के बाद कई पुराने नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, जबकि जमीनी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव बीएसपी को फिर से भरोसेमंद विकल्प बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। पांचवीं और बेहद अहम खबर मायावती के उस रुख से जुड़ी है जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था और बुलडोजर राजनीति जैसे मुद्दों पर संतुलित लेकिन सख्त बयान दिया।
उन्होंने साफ कहा कि अपराध पर सख्ती जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। किसी भी समाज को टारगेट करना या बिना न्यायिक प्रक्रिया के कार्रवाई करना संविधान की भावना के खिलाफ है। यह बयान सीधे तौर पर योगी सरकार की नीतियों से जोड़कर देखा गया, हालांकि मायावती ने किसी का नाम नहीं लिया। इस खबर की अहमियत इसलिए है क्योंकि मायावती ने खुद अपने शासनकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके समय में भी अपराधियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कानून और संविधान के तहत। इससे उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार और संतुलित प्रशासक के रूप में पेश किया। यह बयान उन मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकता है जो सख्ती तो चाहते हैं, लेकिन मनमानी नहीं। छठी बड़ी और पूरी तरह वास्तविक खबर मायावती के उस फैसले से जुड़ी है जिसमें उन्होंने बीएसपी नेताओं को मीडिया में अनियंत्रित बयानबाजी से सख्ती से रोका। पार्टी के अंदर जारी निर्देशों के अनुसार अब कोई भी नेता बिना केंद्रीय अनुमति के गठबंधन, मुख्यमंत्री पद या किसी अन्य पार्टी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। यह फैसला इसलिए अहम माना गया क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीएसपी के कई छोटे नेताओं के बयानों से पार्टी को बार बार सफाई देनी पड़ी थी। मायावती ने साफ कहा कि पार्टी की लाइन सिर्फ वही होगी जो वो खुद तय करेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पार्टी की छवि को अनुशासित और गंभीर बनाने की कोशिश है। इससे यह भी संकेत मिला कि मायावती अब भावनात्मक या तात्कालिक राजनीति की बजाय पूरी तरह कंट्रोल्ड रणनीति पर चल रही हैं, जैसा उनके मुख्यमंत्री काल में देखने को मिलता था। सातवीं बड़ी खबर बीएसपी के चुनावी प्रदर्शन के बाद मायावती की प्रतिक्रिया को लेकर सामने आई। हाल के उपचुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में जब बीएसपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तब भी मायावती ने न तो पार्टी को तोड़ने वाला बयान दिया और न ही किसी नेता को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ हार जीत का नाम नहीं होता, बल्कि जनता के मूड को समझने का माध्यम होता है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले मायावती हार के बाद काफी सख्त रुख अपनाती थीं। इस बार उनका संयम यह दिखाता है कि वो लंबी रणनीति पर काम कर रही हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मायावती अब इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं, बल्कि साइकिल ऑफ पॉलिटिक्स को देख रही हैं, जहां एक चुनाव अगली बड़ी वापसी की नींव रखता है। आठवीं बड़ी खबर मायावती के आरक्षण और संविधान से जुड़े स्टैंड को लेकर है। हाल ही में दिए गए अपने बयान में उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि संविधान से छेड़छाड़ या आरक्षण को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का बीएसपी खुलकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का संवैधानिक अधिकार है। यह बयान ऐसे समय में आया जब देश में बार बार संविधान बदलने या समीक्षा की बातें उठ रही हैं। इस खबर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मायावती ने इसे सिर्फ दलित मुद्दा नहीं बताया, बल्कि पिछड़े और आदिवासी समाज को भी सीधे जोड़ दिया। इससे यह संदेश गया कि बीएसपी खुद को फिर से संविधान की सबसे मजबूत राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहती है। नौवीं बड़ी खबर मायावती और गठबंधन राजनीति को लेकर है। लंबे समय से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि बीएसपी किसी बड़े दल के साथ समझौता कर सकती है, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि गठबंधन तभी होगा जब सम्मान और विचारधारा दोनों सुरक्षित हों। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता पाने के लिए समझौता करना बीएसपी की नीति नहीं रही है। यह खबर इसीलिए रियल और बड़ी है क्योंकि इससे उन सभी अफवाहों पर विराम लगा जिनमें कहा जा रहा था कि बीएसपी मजबूरी में किसी के साथ जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अब किंग मेकर बनने से ज्यादा स्वतंत्र ताकत बने रहना चाहती हैं, ताकि उनका वोट बैंक किसी और के खाते में ट्रांसफर ना हो। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर मायावती की चुप्पी को लेकर है, जिसे अक्सर लोग उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन हालिया घटनाक्रम में यह साफ हुआ कि उनकी चुप्पी दरअसल एक रणनीति है। जब अन्य दल रोज बयानबाजी में उलझे रहते हैं, मायावती सीमित लेकिन सटीक बयान देकर चर्चा में बनी रहती हैं। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि राजनीति में कम बोलना, सही बोलना अब एक दुर्लभ गुण बन गया है। मायावती ने यह दिखा दिया कि बिना रोज मीडिया में दिखे भी राजनीति की जा सकती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यही रणनीति उन्हें अचानक बड़े फैसले लेने की आजादी देती है, जिससे विरोधी दल अक्सर चौंक जाते हैं।